तो चलें, दिस इज दी सेवेंथ लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हम डीसी सर्किट्स के अंदर आ चुके हुए हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किरचॉफ्स रूल काफी ज्यादा पढ़ लिया था। किरचॉफ्स रूल की एक हमने शायद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखे थे, एक आध ही शायद देखा था। अच्छा, हमने आगे देखेंगे जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इट्स लाइक इसकी तो जितनी प्रैक्टिस की जाए वो कम है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हमने छोटी छोटी चीजें ऐड करनी है अब सर्किट के हवाले से, क्योंकि हम डीसी सर्किट्स में एंटर हो चुके हैं। तो सर्किट के हवाले से पहले स्टेप था, हमने कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना सीखी थी, वो हमने देख ली। उसके बाद फिर हमने डिवीजन वोल्टेज एंड करंट, जो हम शुरू से ही देखते हुए आ रहे थे, वो हमने रिव्यू किया था। किरचॉफ रूल पढ़ लिया था। अब जब हम सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास छोटी 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 चीजें ऐड ऑन होगी होंगी। उसमें से एक है इंटरनल रेजिस्टेंस, एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन पावर, जैसे मैंने कहा। तो आज हम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, छोटी छोटी से कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको भी हम रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो हम प्रॉपरली अपने जो क्वेश्चंस हैं, पास के क्वेश्चंस हैं, हम उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट है। और आप ये देखिए वो डायग्राम के अंदर जो उसका सिंबल बना हुआ है, ये बड़ा यूनिक सी चीज बनी हुई है। अब देखिए, जब हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे तो रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि जनाब रेजिस्टेंस जो है, वो हर कंडक्टर अपनी एक सर्टेन अमाउंट की रेजिस्टेंस ऑफर करता है। चाहे वो कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो, आप बल्ब लगा दो, बजर लगा दो, रजिस्टर, तो काम ही रेजिस्टेंस ऑफर करना है उसका, ठीक है ना। उसके अलावा आप कोई कंपोनेंट भी लगा रहे हैं, आप हीटर लगा रहे हैं, आप फैन लगा रहे हैं, आप उन सब की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इसी तरह जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, उनकी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम यूजली क्या करते हैं कि जब हम सर्किट सॉल्व कर रहे होते हैं तो वायर्स की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। बहुत थोड़े से कोई एक आध दो सवाल हैं जिसमें इलेक्ट्रिक वायर की रेजिस्टेंस को कंसिडर करने को कहा गया है, ठीक है ना। वो भी बहुत एमसीक्यूज वगैरह में थोड़े बहुत आए, ठीक है जी। इंटरनल रेजिस्टेंस एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में जिसकी रेजिस्टेंस के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, वो है बैटरी, ठीक है। देखिए, बैटरी को भी एक कंपोनेंट ही कंसिडर करना है, बैटरी भी एक कंपोनेंट है, और बैटरी के अंदर से भी जो करंट है वो उसने गुजरना है। Battery is also a conductor, a certain different conductor from normal wire, certain different conductor from the bulb, from any other component, but battery is also a conductor, उसमें से करंट गुजर रहा है। तो बैटरी के अंदर भी एक इंटरनल लॉसेस आते हैं। तो उस इंटरनल लॉसेस जो आ रहे हैं, जिस मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से जो बैटरी ऑफर कर रही है, उसे आप इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहे होते हो। नाउ दिस वैल्यू इज एट टाइम्स वेरी स्मॉल। जो एक अच्छी बैटरी कंसिडर की जाएगी उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस देखें, रेजिस्टेंस हर कंपोनेंट में है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हर बैटरी में होगी, ठीक है। अब यूजली आपने थोड़े बहुत जो मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उसके अंदर बाजू का जो कहता था, अ बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ना होने के बराबर है। या फिर आइडियली कंसिडर कर लीजिए जनाब, एक बैटरी है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली बैटरी की रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो the resistance offered by the battery itself is referred as internal resistance, ठीक है। तो सबसे पहले इस छोटी सी बात को हम लिखेंगे, सिंपल सी इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जी द रेजिस्टेंस offered by the battery cell, जो भी आपके पास पावर सोर्स है, is referred as internal resistance या internal resistance of the battery या cell। अच्छा, अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सर्किट में शो किस तरह कर दें, और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम कंसिडर करें तो उसके सर्किट पे इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले देखें, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और ये कोई अलग से रेजिस्टर नहीं है, मतलब एक रेजिस्टेंस है जो कि बैटरी ऑफर कर रही है एज अ बीइंग अ कंडक्टर। अब सर्किट में जब हम शो कर रहे होते हैं तो हमें उसको एक प्रॉपर सिंबल से शो कर, ठीक है ना। अब वो प्रॉपर सिंबल क्या है, जो भी आपके पास एक रेजिस्टर का सिंबल होता है, रजिस्टर का सिंबल आपके पास ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो आप बैटरी के साथ एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लगाते हैं शोइंग दैट अ रेजिस्टेंस, और इसको एक डॉटेड बॉक्स के अंदर या डैश्ड बॉक्स के अंदर एक इन बॉक्स कर देते हैं हम इसको,
ये जो इसको डब्बे के अंदर बंद करके रखा हुआ है, ये डब्बे के अंदर बंद होना बता रहा है कि जनाब ये बैटरी की अंदर की रेजिस्टेंस है। डेफिनेटली बैटरी के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये इसके अंदर वही मौजूद है, कोई अलग से रजिस्टर नहीं लगा हुआ, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यूजली इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। स्मॉल आर डिफरेंशिएट करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? देखिए, इसका इफेक्ट ये है कि बैटरी जो भी रेजिस्टेंस है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। कब आएगा? जब उसमें कोई ना कोई करंट पास कर रहा होगा, ठीक है ना। अब सर्किट आपके पास कोई सा भी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, उस सर्किट का जो टोटल करंट होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट होगी, वो आपके पास गुजरनी है बैटरी से। और वही रेजिस्टेंस, वही करंट एक ड्रॉप क्रिएट करता है इन दी बैटरी इटसेल्फ। तो मतलब बैटरी का जो ईएमएफ है उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन, अब पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी के अंदर ही आ जाएगा। तो अब लेट्स से कि बैटरी की जो ईएमएफ की वैल्यू थी दैट वाज 1.5 वोल्ट्स, एंड लेट्स से कि जो बैटरी का जो इंटरनल ड्रॉप आ रहा था, जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप आ रहा था, दैट वाज 0.2 वोल्ट। तो अब आप अगर बैटरी के टर्मिनल्स पर पोटेंशियल मेजर करेंगे, ठीक है, वो आपके पास लेसर देन द ईएमएफ आएगा, दैट वुड बी ईएमएफ माइनस द इंटरनल ड्रॉप, ठीक है ना। तो वो आपके पास कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेजेस। टर्मिनल वोल्टेजेस क्या है? टर्मिनल वोल्टेजेस आर दी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड अक्रॉस एट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, ठीक है, एंड दे आर लेसर देन द ईएमएफ, स्लाइटली लेसर। कितना? उसमें से जो इंटरनल ड्रॉप हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, वो डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम उसको किस तरह शो करते हैं अपने सर्किट के अंदर? हम यहाँ पे टर्मिनल्स बनाते हैं, डेफिनेटली टर्मिनल्स तो हम ये है कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस पूरे बॉक्स को अब हमने एक सेल के तौर पे कंसिडर कर लिया हुआ, बैटरी के तौर पे कंसिडर कर लिया हुआ, तो हम यूजली आउटसाइड दिस बॉक्स दो पॉइंट शो करते हैं, जैसे मैंने एक्स और वाई शो किए, दीज आर माय टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अब यहाँ पे अगर जो मैं वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ वी, ये मुझे बैटरी के टर्मिनल्स के वोल्टेजेस बता रहे हैं, जिसे मैं टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये होंगे क्या? पहले में टर्मिनल वोल्टेजेस क्या होते हैं वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको निकालेंगे किस तरह। तो हमने लिखा टर्मिनल वोल्टेजेस, अब लिखेंगे अ पोटेंशियल is dropped within the battery, yes, cell, which results a PD across the battery, मतलब बिल्कुल बैटरी के जो मैंने पोटेंशियल ड्रॉप मेजर किया across the cell lesser than the EMF। जो EMF होगा, E से हम रेफर करते हैं, उससे कम होगा, ठीक है। The PD is referred as terminal potential या terminal voltages। The potential drop जिसकी हम बात कर रहे हैं is referred as terminal potential या फिर voltage। तो अब इसका मतलब ये है कि टर्मिनल पोटेंशियल इज द टोटल वोल्टेज जो कि अब आपके सर्किट को मिल रहा है। पहले सर्किट को जो टोटल पोटेंशियल मिल रहा था वो कितना मिल रहा होता था? जब मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस को जब हमने तस्वीर में नहीं लेकर के आए थे, तो हम कहते थे कि जो ईएमएफ की वैल्यू है ना, ई जो भी वैल्यू 9 वोल्ट लगा फॉर एग्जांपल, तो सर्किट का जो टोटल पोटेंशियल है वो 9 वोल्ट, ठीक है ना। अब अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर कर रहा हूँ, इंटरनल ड्रॉप को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि सर्किट का जो टोटल पोटेंशियल होगा उसमें से इंटरनल ड्रॉप को मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा। टर्मिनल वोल्टेजेस जो होंगे वो मेरे पास मैक्सिमम वोल्टेज होंगे, टोटल वोल्टेज होंगे जो कि मेरे सर्किट को मिल रहे हैं। अब वो है कितने? वी एक्स वाई आपके पास बराबर होंगे ई माइनस आई आर।
ये आई आर क्या है? ये आई आर है पोटेंशियल ड्रॉप विद इन द बैटरी, पीडी विद इन द बैटरी या विद इन द सेल। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके पास ई एक कांस्टेंट फैक्टर है, ई की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। और इसी तरह आर, सिर्फ आर जो स्मॉल आर, सिर्फ स्मॉल आर, ये भी आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वी एक्स वाई किस पे डिपेंड कर रहा है? वी एक्स वाई इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ आई, सर्किट का टोटल करंट। अब सर्किट का टोटल करंट जितना ज्यादा होगा, इंटरनल ड्रॉप आपके पास उतना ही कम हो रहा है, उतना ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो लेट्स से, तो मैंने कहा कि इंटरनल ड्रॉप अगर मैं बात करूं, मैंने इसको इंटरनल लिखा, ये आई इंटू आर है, ठीक है, जिसमें से आई कांस्टेंट है और करंट जो है वो आपके पास जितना ज्यादा होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप उतना ज्यादा होता चले जाएगा। अच्छा, ये जितना ज्यादा होगा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास वी एक्स वाई उतना ही कम होता चला जाएगा। तो मैंने कहा कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आई आर, जो इंटरनल ड्रॉप है, लेसर वुड बी द वैल्यू ऑफ वी एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, अब मेरे पास अगर एक बैटरी है और अगर उसमें मैंने एक लार्जर बैटरी लगाई हुई या फिर बैटरी विद ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, या इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा थी कम थी, एक एक वैल्यूएबल बैटरी लगाई हुई अच्छी मैग्नेट की और उसको मैंने ऐसे सर्किट के अंदर यूज किया जिसका करंट बहुत ज्यादा था। तो बेटा ऐसे में क्या होगा, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बैटरी के अंदर ही रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी, रेजिस्टेंस का ड्रॉप, वोल्टेज का ड्रॉप बढ़ेगा। वोल्टेज के ड्रॉप होने से, रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, आपके पास हीट लॉसेज होते हैं, बैटरी आपकी गर्म होना शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हम आगे जाके इसको देखेंगे इन टर्म्स ऑफ पावर, हम बोलेंगे बैटरी के अंदर ही पावर डिसिपेशन बढ़ चुकी है, तो इट वुड इफेक्ट माई बैटरी। तो यूजली क्या किया जाता है कि बैटरी की जो पावर रेटिंग होती है वो इस हिसाब से लगाई जाती है जितना करंट आपका सर्किट यूज कर रहा है। वरना बाजों का आपने देखा होगा, जैसे अब तो ये चीजें देखने को बहुत कम मिलती हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि जनाब जब इवेंट्स वगैरह होते थे घरों के अंदर, ठीक है, तो क्योंकि हर घर के अंदर अपना एक्स्ट्रा जनरेटर्स वगैरह होते नहीं थे, तो बहुत मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, तो वहां पे यूजली क्या होता था, क्या एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ था कि जनाब जब इवेंट्स वगैरह होते थे तो बाहर से जनरेटर जो है वो हायर किया जाता है, जैसे आप रेंट आउट करते हैं ना चीजें, इस तरह जनरेटर भी रेंट आउट किया जाता है, ठीक है ना। तो अब जनरेटर जब रेंट आउट किया हुआ है, वो आपके घर के यूज से काफी ज्यादा है, ठीक है। तो यूजली क्या होता है, जब वो जनरेटर चलाया जाता था, तो वो जनरेटर वाला बंदा जब स्टार्ट कर दिया करता था तो कहते थे जी लोड बढ़ाएं जबरदस्ती का, फैन वैन ऑन करवा लिए, या फिर आपने कभी हो सकता है इस टाइप की कोई चीज एक्सपीरियंस की होगी, जब जनरेटर चल रहे हैं तो एक्स्ट्रा लाइट्स, एक्स्ट्रा फैंस, ये सारी चीजें ऑन करवा दी। क्यों करवा दी? जब आप लोड बढ़ा रहे हैं तो आप सर्किट का जो टोटल करंट है एक्चुअली आप वो रिड्यूस कर रहे हैं। सर्किट के करंट रिड्यूस करने से फायदा क्या हो रहा है? सर्किट का करंट रिड्यूस करने से फायदा हो रहा है कि बैटरी के जो लॉसेज है, बैटरी के ऊपर जो लोड आ रहा है, जो नॉर्मल इसमें इफेक्ट में बोला जाता है कि जी बैटरी पे लोड आ रहा है, तो बैटरी पे जो लोड आ रहा है क्या मतलब है, बैटरी पे इंटरनल लॉसेज आ रहे हैं, वो आपके पास क्या हो रहे होते हैं, वो आपके पास जब आप लोड बढ़ा दो डेफिनेटली वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास इंटरनल ड्रॉप बढ़ेगा, ठीक है, करंट ज्यादा होगा सर्किट में, तो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल कम होंगे, टर्मिनल पोटेंशियल कम होंगे तो अल्टीमेटली आपकी जो रिक्वायरमेंट है सर्किट की वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि बाज जगहों पे आप देखेंगे वो बोलते हैं जनाब ईएमएफ, किसी भी सेल का जो ईएमएफ है वो वी एक्स वाई, मतलब टर्मिनल वोल्टेजेस प्लस आई आर है, ठीक है। या फिर मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि जनाब इंटरनल लॉसेज जो है आई आर, वो आपके पास बराबर है ई माइनस वी एक्स, ठीक है। अब आपने प्रैक्टिकल्स वगैरह अपने कॉलेज में किए होंगे, तो आपके पास कभी भी कोई बैटरी आए तो आप क्या करेगा, उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल एक वोल्ट मीटर लगाइएगा। अब बैटरी की अगर रेटिंग है 1.5, तो वो कभी भी 1.5 आपको नहीं बता रहा, 1.498 बता दिया, लेकिन पूरा 1.5 कभी भी नहीं बता रहा होगा, इंटरनल लॉसेस आके, ठीक है ना। अब अगर मेरे पास सर्किट में है इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सेल मौजूद है, तो मैं उसको यूज किस तरह करूंगा और उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, जरा वो गौर से देखिएगा। देखें, इसका यूज इज नो डिफरेंट अदर देन दी
जिस तरह आप एक एक्सटर्नल सर्किट को यूज करते थे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यूज करते थे, आप उसकी तरह देखेंगे। पहले लॉजिकली बात समझाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद इसका एक आसान तरीके का देखें। अगर मैं सेकेंड लॉ लगाने जा रहा हूँ, यूजली क्या होता है कि सारा खेल हमारे पास अब यहाँ पे सेकेंड लॉ का ही है। फर्स्ट लॉ में तो सिर्फ हम डिवीजन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, डिफिजन ऑफ करंट देख रहे होते हैं। अब मैंने कहा कि मैं सेकेंड लॉ लगाने जा रहा हूँ, तो सेकेंड लॉ कंसिडरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह लगेगा वो देखते हैं। तो मैंने कहा मैं सेकेंड लॉ लगा रहा हूँ यहाँ पे। सेकेंड लॉ ये कहता है कि सर्किट का जो टोटल ईएमएफ है, ठीक है, सर्किट का टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे हैं। अब आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो अगर मैंने सर्किट का करंट कंसीडर किया, मैंने एक सीरीज सर्किट बनाया हुआ है यहाँ पे, मैंने कहा ये आई है, तो इसमें से जो करंट जा रहा होगा दैट विल बी आई। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा होगा V1 वो होगा IR1, ये मेरे पास V1 की वैल्यू हो गई। और इसी तरह यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप आ रहा होगा जो कि होगा IR2, ठीक है ना, ये यहाँ पे ड्रॉप आ गया। अब आप क्या करते थे, आप बोलते थे ना E=IR1 + IR2, लेकिन अब मसला ये है कि इंटरनल लॉसेस की वजह से आपको मिल रहे हैं VXY। तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, आप लिखेंगे E, जो पोटेंशियल सर्किट को दिया जा रहा है, दैट इज नाउ नॉट ओनली E, आप इसको लिखोगे E-IR। ये आपका इनपुट पोटेंशियल था, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट का मतलब जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं जो यूज कर रहा हूँ, तो आपने याद होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली बात को ध्यान में रखिएगा। ये आप इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट आपके पास क्या आ रहा है, IR1 + IR2। अच्छा, अब इतनी गहरी सोच के अंदर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपली सिंपली आसान इसको और सिंपल कर देते हैं। आप इस रजिस्टर को जस्ट लाइक एनी अदर एक्सटर्नल रजिस्टर कंसिडर करें। भाई देखिए, जिस तरह आप एक लूप कंसिडर करते हैं ना कि जनाब ये आपके पास ईएमएफ था और ये पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर है, तो जो ईएमएफ है आपके पास, ईएमएफ आपके पास है ई। अब पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास कहां कहां आ रहा है, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास यहां पर आ रहा है IR1, यहां पर आ रहा है IR2, और एक यहां पर भी आ रहा है I। तो इसको भी आप एक एज एन एक्सटर्नल रजिस्टर डील करो कि भाई ये भी एक रजिस्टर है, यहाँ पर भी एक पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, तो आप इसको इस तरह लिख दें कि जिस तरह आप पूरा कोई भी एक सर्किट सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपने कहा था सर IR1 ये एक पोटेंशियल ड्रॉप था, IR2 ये एक पोटेंशियल ड्रॉप था, और ये हो गया IR, ठीक है ना। अब ये तो मेरे पास एक सिंपल, मैंने एक सीरीज सर्किट बना दिया था। अब देखो मेरे पास अगर मल्टीपल लूप्स होते, आई यहाँ पे I1 I2 की कहानी होती, वो तो एक अलग होती। अब जिस कंपोनेंट में जो करंट जा रहा है आपके पास I1 I2 I3, जो हम लोगों ने किरचॉफ रूल के अंदर पढ़ा था, बैटरी ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसमें हमेशा से वही करंट जाएगा जो बैटरी में से गुजरता है, ठीक है ना। तो ये यूं समझ लें कि ये आपका हमेशा टोटल करंट ही होगा, ठीक है ना, बस ये एक अलग है। बाकी हमने इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने इसको बिल्कुल ही अलग एक मतलब जिस तरह हम लोग सारे रेजिस्टेंस को डील कर रहे थे, वैसे ही इस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी डील कर दिया, ठीक है। अब एक अहम चीज यहाँ पे देखनी है, बड़ी आसान सी चीज है ये भी, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस का सर्किट के ऊपर मजीद क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने किरचॉफ रूल पढ़ते वक्त देखा था बैटरीज का सीरीज एंड पैरेलल में प्लेस होना, ठीक है। और हम लोगों ने क्या कहते हैं, ओ लेवल्स में भी एक चीज पढ़ रखी थी, सीरीज एंड पैरेलल। अब आपको एक चीज याद होगी कि ओ लेवल्स में एक रिपीटेड क्वेश्चन आता था कि व्हाट इफ द बैटरीज आर प्लेस्ड इन पैरेलल। तो आपने एक आंसर रटा हुआ था, सर्किट की लाइफ बढ़ जाती। अब बोलिए जी सर्किट लिव लॉन्गर, मतलब सर्किट लास्ट लॉन्गर, क्यों, मतलब पैरेलल में ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सोचा है कि सर अगर पोटेंशियल सेम रहता है पैरेलल के अंदर, तो आपको मतलब इससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या कहते हैं आपका ये मतलब क्यों, फायदा क्या है, क्या लगा है। देखें सर, यहाँ पे देखें कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रीजन जिसकी वजह से पैरेलल लगाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कभी कभी हमारे लिए। देखें, अगर मैं सीरीज में लगाता हूं, ठीक है ना, तो सीरीज में लगाया, सीरीज में इनमें से करंट जा रहा है एक ही आपके पास यहाँ पे। अब आपके पास जो टर्मिनल वोल्टेजेस है वो यहां से लेके यहां तक दो काउंट हो रहे हैं, ठीक है। वो टर्मिनल वोल्टेजेस आपके पास क्या हो गए, वो आपके पास हो गए VXY, ठीक है, E1 + E2 कह रहे हैं, ये तो EMF का सम हो गया। अब इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, सीरीज में लगे हुए दोनों रेजिस्टेंस, अगर बैटरी सीरीज में लगी हुई तो मतलब उनकी रेजिस्टेंसेस भी सीरीज में आ गई हैं। रेजिस्टेंसेस सीरीज में आ जाती हैं तो वो बढ़ जाती हैं, आपको पता है कि एग्रीगेटेड सम हो जाएगा।
तो सीरीज में लगाने से एक छोटा सा नुकसान ये होता है कि आपके पास करंट तो वही था, लेकिन सीरीज में बैटरीज लगे होने से इनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू थी ये जरा बढ़ गई है। तो एज अ रिजल्ट आपके पास इंटरनल ड्रॉप की वैल्यू ग्रेटर हो चुकी हुई है। ठीक है, वैसे अभी आपने ईएमएफ बढ़ा दिया था, लेकिन जो लॉसेस का अमाउंट है वो तो आपके पास बढ़ चुका हुआ है। ठीक है, अलबत्ता अगर मैं पैरेलल में लगाता हूं तो देखो पैरेलल में दोनों ईएमएफ सेम थे, ठीक है ना। तो जो वी एक्स वाई था, अगर मैं इसको कंसिडर ना करूं, अगर ईएमएफ को, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर ना करूं, तो मैं ये कहता कि ना वी एक्स वाई ई ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, आपके पास कोई फर्क इस बात पे नहीं पड़ रहा। राइट। हाँ, लेकिन अब अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो करंट तो दोनों से जाएगा, ठीक है ना, मतलब कॉम्पोनेंट तो है। तो होता ये है कि जो टोटल करंट आपके पास आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो डिवाइड होता है दोनों बैटरीज के अंदर। अब अज्यूमिंग दैट कि दोनों आइडेंटिकल बैटरीज लगी हुई है, आइडेंटिकल बैटरीज कहने में अब दो बातें हो जाती है। आइडेंटिकल बैटरी कहने का मतलब ये है कि उसकी ईएमएफ की वैल्यू भी सेम है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम है। ठीक है, तो अगर ऐसा है, इक्वल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं दोनों बैटरीज की, तो जो करंट आई आ रहा था ये हाफ एंड हाफ दोनों में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब आपके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तो देखें इन दोनों की एग्रीगेटेड अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं निकाल रहा हूं इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल कंबाइन, तो बेटा वो हो जाएगी आपके पास आर अपॉन टू। आर अपॉन टू क्यों हो गई, क्योंकि आपके पास पैरेलल में लगी हुई थी। ठीक है, अब आप अगर वी एक्स वाई निकालने जाते हो, तो वी एक्स वाई आपके पास हो जाएगा ई माइनस आई अपॉन, इसको आप आई अपॉन टू इंटू आर भी कह सकते हो, या फिर इस कॉन्सेप्ट से भी पढ़ सकते हो कि आपके पास रेजिस्टेंस हाफ हो चुकी हुई है। या फिर अगर इंडिविजुअली देखोगे किसी एक बैटरी के गिर, तो तुम ये भी कह सकते हो कि जनाब करंट तो हाफ हो गया था बैटरी के अंदर। हाँ जी, तो किसी एक इंडिविजुअल को अगर मैं देख रहा हूँ तो भी मेरे पास वैल्यू वही आ रही है। तो ये जो मैंने सॉल्व किया, ये कंबाइन के रिस्पेक्ट से सॉल्व किया था, और ये मैंने इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर रखा। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइएगा यहां तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो फिर हम इसके थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, चले बहुत ही बेसिक से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर, और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिकल पावर इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर आते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी को हम कवर करेंगे, अगर इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं भी कर पाए आज, तो वो हम नेक्स्ट जो हमारी पासवर्ड क्लासेस होती हैं, पासवर्ड की जो क्लास होगी, हम उसके अंदर उसको उसके क्वेश्चन जो है ना वो देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि देखो यार, ये वो टॉपिक है कि जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा फायदा देगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चंस बड़े अच्छे थे जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये कि हमें आइडिया हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस के हवाले से, एंड उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखेंगे। चलिए, अब देखें बहुत सिंपल सा बेसिक सा आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। उसको देखें, वो आपसे कहता है कि अ बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 3 वोल्ट। 3 वोल्ट तो इसकी ईएमएफ की मार्क वैल्यू है, एंड इट हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम्स। ठीक है, ईएमएफ फिक्स रहेगा, ये 2 ओम्स फिक्स रहेगा, जो इंटरनल ड्रॉप आ रहा है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है करंट की वैल्यू। ठीक है, उसने बोला द बैटरी इज कनेक्टेड टू द लोड ऑफ 4 ओम्स। अच्छा, लोड का वर्ड यूजली एक्सटर्नल रेजिस्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो भी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से हट करके आपके पास जो वैल्यू होगी वहां पे आपके पास ये इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, व्हाट आर दी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड आउटपुट पावर। चले, आउटपुट पावर हमने नहीं भी पढ़ी हुई, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कवर अप कर लूँ, करते हैं हम इसको। देखें, आपके पास हम इंटरनल वोल्टेज की बात कर रहे हैं,
देखिए आपके पास जो वोल्टेज है वी टर्मिनल वोल्टेजेस वो होंगे ई माइनस आई इंटू आर। अब ये जो आई है ये सर्किट का टोटल करंट है। अब ये टोटल करंट आप किस तरह निकालोगे? ठीक है, ये टोटल करंट आपने निकालना है बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैंने कहा था कि आप किसी भी सर्किट को, किसी भी रजिस्टर को आप सॉल्व कर रहे हो, टोटल वोल्टेजेस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल वोल्टेजेस आपको 3 वोल्ट गिवन है, जिसमें मैं इसको और इसको इन सीरीज कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, जाहिर है कि इन सीरीज ही है ये, तो ये हो जाता है आपके पास 6। तो आपके पास जो टोटल करंट 0.5 एम्पियर का है, 0.5 एम्पियर का करंट इसमें से भी गुजर रहा है, 0.5 एम्पियर का करंट इसमें से भी गुजर रहा है। तो आपके पास जो वी एक्स वाई की वैल्यू है बेटा, वी एक्स वाई वो हो जाएगा आपके पास ई दैट इज 3 माइनस इंटरनल ड्रॉप। अब इंटरनल ड्रॉप किस तरह निकाल लो, 0.5 एम्पियर का करंट था, रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 2, तो आपके पास जो टर्मिनल वोल्टेजेस आ जाते हैं दैट इज 2 वोल्ट्स। तो बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज 2, और इंटरनल ड्रॉप जो आ रहा है दैट इज 1 वोल्ट। अच्छा, उसके बाद ये आपसे पूछता है आउटपुट पावर क्या है। तो आउटपुट पावर के लिए आपने एक फॉर्मूला, हम पढ़ेंगे इसको लेकिन आप लोग को बेसिक से याद होगा, V इंटू आई। इसको हम लोगों ने V इंटू आई का फॉर्मूला जब हम वर्क एनर्जी पावर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पर भी रिकॉल किया था। ठीक है, तो जो आउटपुट वोल्टेजेस है, जो फाइनल जो आप डिलीवर कर रहे हो दैट इज 2 वोल्ट्स। ठीक है, और जो करंट है आपके पास बैटरी में दैट इज 0.5। तो आपके पास जो पावर हो जाती है दैट इज 1 वोल्ट की पावर डिलीवर कर रही है बैटरी आपके पास। तो टर्मिनल पोटेंशियल आपके पास हो जाता है 2 वोल्ट का, एंड जो पावर डिलीवर्ड है दैट इज 1 वोल्ट की पावर डिलीवर की जा रही है बैटरी की तरफ से। ठीक है जी। अच्छा, अगर चले ये जो पावर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसी में आगे जाएंगे हम। सही है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे ये अनदर एक सवाल है रिलेटिंग टू दी इंटरनल रेजिस्टेंस। वो कहता है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohms। ईएमएफ दे रखा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी हुई है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एन मीटर नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टर। एक्सटर्नल रेजिस्टर की वैल्यू आपको नहीं गिवन और मेरे ख्याल से वो ही मांगी है। external resistors of value various different values are used। ठीक है, different values के जो आपके पास resistors हैं उनको use किया। which combination of current and resistor value is not correct? कौन सी वैल्यू है जो कि करेक्ट नहीं है आपके पास? चलो जी, एक्सटर्नल रेजिस्टर की कौन सी वैल्यू करेक्ट नहीं है? देखो, ऐसा है कि मैं इस तरह लिख सकता हूं कि जो ईएमएफ है दैट इज वी एक्स वाई प्लस इंटरनल ड्रॉप। अच्छा, ये जो वी एक्स वाई है ये टर्मिनल वोल्टेजेस है जो कि इसके अक्रॉस आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस है आपके पास आर, और इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो आई जा रहा है। तो मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ कि ये भी मेरे पास आई इंटू दी रेजिस्टर आर एंड आई इंटू आर है। ठीक है, तो फाइनली मैं क्या करूंगा, मैं आई को सब्जेक्ट बना लूंगा एंड आर द स्मॉल आर। ये मेरे पास 12 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। करना कुछ नहीं है बेटा, प्लग इन मेथड है। तुम्हारे पास फिक्स चीजें क्या है, तुम्हारे पास 12 फिक्स है, तुम्हें आई की वैल्यू नहीं पता, तुम्हें आर की वैल्यू नहीं पता, और ये स्मॉल आर 2 ये तुम्हारे पास फिक्स है। अब तुमने कॉम्बिनेशन देखना है कि कौन सा जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों में से वो 12 का फिगर आपको दे रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेट्स से सी से स्टार्ट कर रहा हूँ, रैंडमली मैंने डिसाइड किया था, बिल्कुल ही रैंडमली डिसाइड किया। तो जैसे करंट मैंने कहा 1.5 फॉर एग्जांपल है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें बोला 6, 6 प्लस 2 इज क्या कहते हैं 8, 8 इंटू 1.5 गिव्स मी 12। ये लिटरली बहुत ही इत्तेफाकन था, मैंने रैंडमली डिसाइड किया था। तो यही वैल्यू मेरे पास आ गई। अच्छा, क्या नहीं आती, दूसरा ऑप्शन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो मैंने ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया था ना, अगर मैं कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता, लेट्स से कि मैं ऑप्शन ए की बात कर लेता हूँ, उसकी वैल्यूज तो इजी लग रही है। ठीक है ना, 12 वोल्ट का मेरे पास रिजल्टेंट आना चाहिए।
करंट उसने बोला 1 है, ये 10 है। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, उसने बोला कौन सी नहीं हो सकती, तो भाई सी हो सकती है, ए हो सकती है, गिविंग मी 12। ठीक है, मुझे सारे चेक करने पड़ेंगे भाई अब तो। चलिए जी। अच्छा ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, कौन सा है कौन सा नहीं है, ये भी मतलब चांसेस होते हैं, जैसे यहाँ पर मुझसे ही ये गलती हो गई। ठीक है ना, अब मैं ट्राई करूँ बी को। तो मैंने कहा बी 1.2 8 प्लस 2, तो 1.2 इंटू 10 अगेन गिव्स मी 12। तो भाई एबीसी तीनों ही है। ठीक है, डी नहीं है आपके पास आंसर। ठीक है। अच्छा डी यूं भी नहीं लग रहा था मुझे, सबसे ऑड आंसर उसी का मुझे नजर आ रहा था, तो डी आपके पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है डी विल नॉट गिव मी दी करेक्ट इक्वेशन, यहाँ पर ए बी सी तीनों ही चल जाएंगे। चले जी। तो जैसे मैंने कहा कि विच विल और विच विल नॉट, विच इक्वेशन इज करेक्ट, विच इक्वेशन इज नॉट करेक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बाज़-औक़ात गलती करवा ही देते हैं, अगर जरा सी नेग्लिजेंसी रही तो हम फ्लो के अंदर जो है वो कर देते हैं कि भाई ये होगा ये नहीं होगा, तो ये वाली कहानी है। चले, दो रेजिस्टर, दो सेल्स आ गए हैं और दोनों के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद। ठीक है, वो कहता है सेल एक्स has an EMF 2 volts, internal resistance 2 ohms. Cell Y has an EMF 1.6, internal resistance 1.2. These two cells are connected to a resistance of 0.8 as shown. What is the current in the circuit? अब देखो, मैंने जैसे कहा था कि इसको एक प्रॉपर सीरीज सर्किट के तौर पर सॉल्व करो। जो सेकंड लॉ आप लगाते थे, वो सेकंड लॉ आपने मेरे साथ किस तरह देखा था, आपने कहा था सेकंड लॉ का मतलब ये है कि सम ऑफ ईएमएफ एंड सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको, इसको और इसको, ये तीन अलग अलग रेजिस्टर्स कंसीडर करो सीरीज के अंदर, और जो कि है भी, ठीक है, कंसीडर नहीं करना है भी है। और करंट तीनों में सेम जा रहा हो। ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू मैंने कहा था, हम लोगों ने सेकंड लॉ में सीखा था कि देखो पॉजिटिव टर्मिनल इन फ्रंट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है, तो मतलब ये ऑपोजिट ओरिएंटेशन में लगे हुए, ये ईएमएफ आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो ईएमएफ बराबर है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के सेकंड लॉ की जो बेसिक लॉजिक है मैं उसको लगा रहा हूँ। ईएमएफ का जो सम है, इसको भी मैं सम ही कह देता हूँ, ईएमएफ का जो सम है दैट इज 2 माइनस 1.6। ठीक है, अब सीरीज में तीनों लगे हुए रेजिस्टेंस तो तीनों ऐड हो जाएंगे, करंट सब में सेम जा रहा होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे कि करंट मेरे पास कॉमन था और मैंने इसको सॉल्व किया। 2 प्लस 0.8 प्लस 1.2। ठीक है, तो जनाब करंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.4 और डिवाइडेड बाय दिस इज 2 एंड 2 प्लस 4, तो ये 0.1 एम्पियर है। तो सर्किट के अंदर जो करंट जा रहा है दैट इज 0.1। तो कुछ मुश्किल नहीं है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है तो भाई आ रही है सीरीज के अंदर, जिस तरह बाकी रजिस्टर लगे हुए हैं इसी तरह वो भी एड्स, और जो पैरेलल में लगे हुए तो वो उसी तरह, जिस तरह आप पैरेलल में रजिस्टर्स को ट्रीट करते थे तो यहाँ पर भी वो ऐसे ही होता होगा। ठीक है, चले अब इसकी फर्दर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हम, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो भी थोड़ा बहुत आज डिस्कस कर ले, सो दैट हमारी जो प्रैक्टिस है वो जरा ओपन हो जाए, हमें कहीं रुकना ना पड़े। जब पेपर 2 के अंदर जाते हैं तो आपके एक पार्ट के अंदर कुछ मांग रहा है, एक पार्ट के अंदर पावर मांग रहा है, एक पार्ट के अंदर वोल्टेज मांग रहा है, इस तरह करके, तो हमारा हाथ ना रुके, इस वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर भी हम देखेंगे। शुरू दिन से बात एनर्जी की चल रही, ठीक है ना, शुरू दिन से बात एनर्जी की किस तरह चल रही थी कि हमने कहा था कि जनाब सर्किट के अंदर करंट चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। चार्जेस के फ्लो करने का अहम मकसद ये होता है कि चार्जेस को फ्लो करना होता है कि वो बैटरी से एनर्जी लेते हैं और जनाब कॉम्पोनेंट्स को देते हैं, एनर्जी कैरिड पर यूनिट चार्ज वोल्टेज वगैरह, तो सारी कहानी एनर्जी की घूम रही थी। ठीक है ना, तो यहां से बात स्टार्ट करते हैं कि what is electrical energy, how to define properly electrical energy and how to define properly electrical power। तो देखो, एनर्जी को आपको याद होगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छा सा बैठ जाना चाहिए कि एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू वर्क डन। जितना वर्क डन कर रहे हैं उतनी आप एनर्जी लगा रहे हैं या फिर उतनी एनर्जी आप किसी को दे रहे हैं। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने कहाँ देखा था, आपको याद होगा कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था वोल्टेज का, वोल्टेज को हम डिफाइन करते थे वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। ठीक है,
तो यहां से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जनाब वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कुड बी रिटन एज वोल्टेज इनटू चार्ज. सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी रिटन एज वोल्टेज इनटू चार्ज. नाउ दिस इज नॉट ईएमएफ, दिस इज एनर्जी. तो इसमें थोड़ा सा वाजे रखिएगा बात को, ठीक है. और एक और तरीका, जो बेसिक तरीका है, आप एनर्जी को जब डिफाइन करते हैं तो आप एनर्जी को इस तरह भी डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुड बी इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम. ठीक है ना, कि भाई जो भी मैं कंपोनेंट यूज कर रहा था उसकी इलेक्ट्रिकल पावर रेटिंग क्या थी और मैंने कितनी देर के लिए इस्तेमाल किया. 12 वोल्ट का बल्ब था, 6 मिनट के लिए चलाया था, तो 12 इंटू द टाइम 360 सेकेंड्स, वहां से मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई. ठीक है. तो इलेक्ट्रिकल पावर किस तरह निकाल रहे हैं अब वो देखते हैं. अच्छा, यूनिट डेफिनेटली जूल्स है, तो ये बात अब इतने चैंपियन हो गए होगे कि वाजे करने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रिकल पावर, पहले डिफाइनिंग फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ड्राइव फॉर्मूलाज देखते हैं. देखो, वर्क डन अपॉन टाइम, पावर का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन को आप लिखते हैं वोल्टेज इनटू चार्ज. इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात हो रही है तो वोल्टेज इनटू चार्ज है, वी क्यू डिवाइड बाई टाइम. ना दिस क्यू बाई टी, ये जितने टाइम के लिए चार्ज फ्लो कर रहा है वो करंट कहलाता है हमारे पास. तो ये हो जाएगा आपके पास करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ठीक है ना. तो आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर का जो बेसिक फॉर्मूला बन गया दैट इज वोल्टेज इनटू चार्ज, जिसको अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एमसीक्यू के अंदर देखा भी था. ठीक है ना, और रिकॉल भी किया था हम लोगों ने इसको वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर के अंदर. तो वोल्टेज इनटू चार्ज गिव्स मी कि किसी भी एक कंपोनेंट में से कितना वोल्ट, क्या पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, कितना उसके अंदर करंट गुजर रहा है. द प्रोडक्ट गिव्स मी दी वोल्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. ठीक है. अब इलेक्ट्रिकल पावर, वोल्टेज एंड करंट की एक बड़ी कहानी है. कहानी ये है कि देखें, आपके पास जो वोल्टेज होता है वो यूजली ऑपरेटिंग वोल्टेजेस होते हैं. ठीक है ना. ऑपरेटिंग वोल्टेजेस मतलब जैसे अब हम अपने घरों की बात करें तो हमें के इलेक्ट्रिक जो देता है वो 220 वोल्ट देता है. तो अब हमारे जितनी भी अप्लायंसेस डिजाइन की जाती हैं, दे आर डिजाइन के उनका ऑपरेटिंग पोटेंशियल वैल्यू जो हो 220 वोल्ट. ठीक है. अब आपने देखा होगा कि जितनी भी चीजें अप्लायंसेस आप प्रैक्टिकली खरीदने जाते हैं तो आप उनको पावर रेटिंग के हिसाब से खरीदते हैं. ठीक है. आप बल्ब खरीदते हैं, आप बोलते हैं जी 12 वोल्ट का है, 18 वोल्ट का है, 24 वोल्ट का है, ये पावर रेटिंग के हिसाब से देखा था आपने. ठीक है. एंड डिफरेंट चीजें होती हैं, जैसे अब एसी है. यूजली क्या होता है कि नॉर्मल टर्म्स में हमारे पास जो एसी है वो जाता है भाई जी 1 टन का था, 1.5 टन का था, 2.5 टन का था. ये जो 2.5 टन वगैरह ये इक्विवेलेंट हमने एक इसका वो बनाया हुआ है कि जनाब 1 टन का है, उसकी पावर कुछ है, 1.5 टन की पावर ज्यादा है, 2.5 टन की पावर ज्यादा है. तो इसका मतलब ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिकल सर्किट्स के हवाले से छोटी सी बात जल्दी से बता रहा हूँ. वोल्टेज वैल्यू प्रैक्टिकली फिक्स्ड है, ऑपरेटिंग पोटेंशियल. पावर रेटिंग के हिसाब से वो करंट ड्रॉ करता है. मतलब अगर मैंने कोई चीज सॉकेट में लगाई हुई है तो इसका मतलब ये है कि दो दो चीजें मेरे पास, लेट से कि मेरे पास एक एक्सटेंशन वायर लगा हुआ है, उसके अंदर दो चीजें लगाई हुई है. मैंने एक चार्ज पे लगा हुआ है आईपैड ही, और एक लैंप लगा हुआ है यहाँ पे. तो दोनों सेम वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉ नहीं कर रहे होंगे. देखो, दोनों को ऑपरेटिंग पोटेंशियल 220 वोल्ट फिक्स है. ठीक है. और दोनों अपनी अपनी पावर के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से करंट ड्रॉ कर रहे होंगे, तो दोनों सॉकेट्स में से करंट डिफरेंट ड्रॉ हो रहा होगा. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर, दैट इट टेल्स आउट कि कितना करंट वो ड्रॉ कर रहा होगा. नाउ इन टर्म्स ऑफ डीसी सर्किट्स हम क्या करते हैं, अब इसने इस पावर के फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करते हैं. ठीक है ना, इसमें से ड्राइव कर रहा है. देखें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मैं ओम्स लॉ के मुताबिक दो चीजें लिख सकता हूं. मेरे पास पावर का फॉर्मूला है, देखिए, V इंटू आई, एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैं वोल्टेज को लिख सकता हूं I इंटू आर. ठीक है. तो अगर मैं वोल्टेज की जगह यहाँ पे I इंटू आर रिप्लेस कर दूं, और I, ये जो ये वाला I था ये एज इट इज आ गया था यहाँ पे, तो भाई साहब ये आपके पास हो गया था I स्क्वायर आर. यूजली दिस आई स्क्वायर आर इज गिविंग मी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो. हम इसे बोलेंगे जनाब इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे इतने करंट क्या था, तो इसमें पावर डिसिपेटेड क्या थी. पावर डिसिपेटेड का टर्म्स यूज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कन्वर्ट्स इनटू
थर्मल एनर्जी इन अदर फॉर्म्स, तो उसका रेट ऑफ ट्रांसफर, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये पावर डिसिपेटेड है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू मेरली थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो क्योंकि हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, एक तो ये ड्राइव फॉर्मूला हो गया। दूसरा ड्राइव फॉर्मूला आपके पास ये है कि आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ही करंट को लिख सकते हो वी ओवर आर। तो ये जो ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, इसके अंदर अगर मैं वोल्टेज एज इट इज लिखूं और करंट की जगह लिख दूं वी ओवर आर, ठीक है, so this gives me v square over r, another derived formula for the power dissipated। ठीक है, तो अब आप चाहो पावर को अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, वोल्टेज और करंट है ऐसे निकाल लो, करंट और रेजिस्टेंस है ऐसे निकाल लो, वोल्टेज और रेजिस्टेंस है ऐसे निकाल लो। ठीक है जी। अब सर्किट में पावर्स को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। देखें, सर्किट के अंदर जो पावर डिलीवर्ड है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये आपके पास एक सर्टेन वैल्यू है। अब इसका सीरीज पैरेलल से ताल्लुक नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। करंट का है, वोल्टेज का है, पावर का नहीं है कि जी पावर वोल्टेज पैरेलल में सेम रहेगी ना। अगर सीरीज में भी वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस सेम है तो पावर सेम है, ठीक है ना। अलबत्ता सम ये है कि जो पावर डिलीवर्ड है वो पावर डिसिपेटेड के बराबर होनी चाहिए। जितना पावर, टोटल पावर बैटरी ने डिलीवर किया, उतना लेट से R1 पे डिसिपेट हुआ, थोड़ा बहुत R2 पे डिसिपेट हुआ, इन दोनों के सम के बराबर होगा। चाहे आपके पास अब सर्किट सीरीज में लगा हुआ हो, चाहे आपके पास सर्किट पैरेलल में लगा हो। दिस इज द थिंग। अब आप किस तरह निकाल सकते हो, आप बोलोगे कि जनाब जो पावर डिलीवर की थी दैट वाज ई, वोल्टेज है ये, ईएमएफ इनटू आई, टोटल पावर थी। ठीक है, P1 को आप किस तरह निकाल सकते हो, आप V1 स्क्वायर ओवर आर से भी निकाल सकते हो। लेकिन आपने बोला सर V1 स्क्वायर ओवर V2 स्क्वायर ओवर R2, इस तरह करके सॉल्व कर लिया मैंने। ठीक है, आप आई स्क्वायर आर से भी निकाल सकते थे। आप बोलते सर, आप सर मैं इसको इस तरह निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो अगर तुम्हारे पास डेटा मौजूद है। आई स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2, यहाँ पे आपने इसको ई इंटू आई से निकाला क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस डेटा आपके पास ये था। अब चाहे ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में ही क्यों ना लगे होते, आप इसको इसी तरह सॉल्व कर रहे होते। रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ करंट, रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस, रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ वोल्टेज, आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाओगे तीनों में से, गिवन फॉर्मूलाज में से आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, पावर की। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज चले, मैं इस चीज को जो एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास, उसको नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ता हूँ। हमारे पास लेक्चर की लेंथ बढ़ रही है, तो विद एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हम जो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास हम रखेंगे क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड। ठीक है ना, हम किरचॉफ्स रूल, हमारा जो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पावर देखी थी, उसको देखते हुए एंड इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, ये जो मुझे आज डिस्कस करना था लेकिन लेक्चर लेंथ बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा मोस्टली क्वेश्चंस के ऊपर होगा। ठीक है, तो मीट यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।